हमने अपने 2 लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज हम अपना लेक्चर वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। लिविंग क्या है एग्जैक्टली वो हम समझ चुके हैं, ठीक है। उसके साथ ही थोड़ी सी जानकारी आज आपको हम बताएंगे प्रोटोप्लाज्म के बारे में। लिविंग्स के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं वो हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश नहीं कर रहे हैं, दरअसल हम उन सारे कैरेक्टर्स को पढ़ रहे हैं और उसी में हमने अभी तक कंप्लीट किया है। अब इस चैप्टर को हम कंप्लीटली एनसीईआरटी से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ ही कुछ एक्स्ट्रास जो रहेंगे वो हम आपको ज़रूर पढ़ाएंगे, और मतलब एक्स्ट्रा स्ट्रोक लेक्चर्स की तरह, जिसमें आपको एनसीईआरटी से बाहर की चीज़ें भी बताई जाएंगी, ठीक है। तो आज हम कॉन्शियसनेस के बारे में जानेंगे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे, और बाकी की लिविंग्स की कौन से कैरेक्टर्स हैं थोड़ा उनके बारे में भी ध्यान देंगे, ठीक है। तो लिविंग हमने समझ लिया था कि जिसमें ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, जो रिस्पॉन्ड देगा अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, जिसमें अडेप्टेशन का मतलब होता है एनवायरनमेंट के साथ बदल जाना, उसको बोलते हैं अडेप्ट होना। तो जिसमें अडेप्टेशन होगी, रिप्रोडक्शन होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, उन ऑब्जेक्ट्स को यूजुअली लिविंग कहा जाता है। प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ये बात कही जूलियस हक्सले ने, ठीक है। मतलब हमारी जो जिंदगी है, हमारी जिंदगी की लाइफ की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है एक सेल को, और सेल के अंदर होता है प्रोटोप्लाज्म। सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है, मतलब सेल के अंदर जो भी मटेरियल भरा है उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। उसी प्रोटोप्लाज्म में सारी की सारी रिएक्शंस जो हैं वो हो रही हैं। तो इसीलिए सेल से ही क्या बना है, पूरा का पूरा ह्यूमन बना है। तो सेल में क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। जो सारी रिएक्शंस जो होती हैं बॉडी की, वो किसी सेल के प्रोटोप्लाज्म में ही हो रही हैं। तो इसीलिए जूलियस हक्सले ने प्रोटोप्लाज्म को हमारे जीवन की भौतिक इकाई कहा, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा। प्रोटोप्लाज्म की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्लाज्म मतलब फ्लूइड की तरह, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म जो है उसका मतलब है प्रिमिटिव लिक्विड इज क्रिस्टलो कोलॉइडल सॉल्यूशन। देखिए, जब हम प्रोटोप्लाज्म में देखते हैं कि उसमें क्या क्या है, क्या क्या भरा पड़ा है प्रोटोप्लाज्म में, तो हमको नजर आता है कि उसमें वाटर है, बहुत सारा वाटर होगा। फिर उस वाटर में बहुत सारी प्रोटीन्स हैं, और बाकी के जो हैं सॉल्यूट्स उसमें पाए जाते हैं, ठीक। तो ये सारे मिलकर जो हैं ये क्रिस्टल्स की तरह, जो प्रोटीन्स हैं वो किसकी तरह लगती हैं, क्रिस्टल्स की तरह लगती हैं, ठीक। तो ये एक बन जाता है क्रिस्टलो कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो प्रोटोप्लाज्म एक क्रिस्टलो कोलॉइडल सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कब बनता है, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलते हैं तो बनता है सॉल्यूशन। तो वाटर, यहाँ पे हमारे पास सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट हमारे पास है वाटर, ठीक है, और सॉल्यूट्स भी हैं, और पूरे सॉल्यूशन में हमको क्रिस्टल्स की तरह जो हैं वो प्रोटीन्स नजर आते हैं। तो याद रखिएगा, प्रोटोप्लाज्म क्रिस्टलो कोलॉइडल सॉल्यूशन है। क्रिस्टलो कोलॉइडल सॉल्यूशन बने उसमें वाटर, प्रोटीन्स और सॉल्यूट्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। इट इज द मीडियम फॉर वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज। तो जितना भी सेल में एक्टिविटीज होनी है, जो भी काम होने हैं, जो भी केमिकल रिएक्शंस रहने हैं, वो सारे के सारे इसी प्रोटोप्लाज्म में होते हैं। लेकिन याद रखिएगा, प्रोटोप्लाज्म एंड सेलुलर स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन अ वायरस। जैसे कोरोना वायरस है, वायरस जो है ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, अब तक साइंटिस्ट में इसको लेके डिबेट चलता है। साइंटिस्ट समझ नहीं पाते हैं कि वायरस को लिविंग कहना है या नॉन लिविंग कहना है, क्योंकि वायरस जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है या किसी मतलब दूसरी लिविंग की बॉडी के अंदर जाता है तभी वो एक्टिवेट होता है, और बॉडी के बाहर वो एक्टिवेटेड नहीं होता है। वायरस में ना तो प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, ना उसमें कोई ट्रू सेल का स्ट्रक्चर है। इसीलिए अभी तक इस पे बहुत बहस होता है कि वायरस को लिविंग में लेना है या नॉन लिविंग में लेना है,
ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हम कॉन्शियसनेस की। अब मुझे बताइए, एक छोटा बैक्टीरिया होगा, अमीबा होगा, ह्यूमंस होंगे, अदर एनिमल्स होंगे, सभी जो हैं अपने आसपास के वातावरण के लिए थोड़ा जागरूक होते हैं। हमें पता होता है हमारे पास क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जैसे आप 10th से आए हैं, 10th में आपने अमीबा में न्यूट्रिशन पढ़ा होता है, इस तरह से अमीबा रहता है, अमीबा में न्यूट्रिशन पढ़ा होता है। आप पढ़ते हैं कि अमीबा के पास ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये फॉल्स फीट हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे सपोज करो फूड पड़ा है, ठीक है, फूड पड़ा है, अगर अमीबा इस फूड को सेंस नहीं कर पाएगा तो क्या इस फूड को एनगल्फ करेगा अमीबा? नहीं करेगा ना। तो कॉन्शियसनेस जो है वो मोस्टली सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है, ठीक है। तो देखिए अब हम जानते हैं, परहैप्स द मोस्ट ऑब्वियस and technically complicated feature of all living organism is this ability to sense their surrounding or environment and respond to these environmental stimuli, which could be physical, chemical or biological. तो देखिए कहते हैं कि मोस्ट ऑब्वियस है ना, सबसे ज़्यादा ऑब्वियस और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जो फीचर आता है सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, वो यही है उनका एबिलिटी कि वो अपने सराउंडिंग को, अपने एनवायरनमेंट को सेंस कर पाते हैं। उनको पता चलता है कि उनके आसपास जो है वो क्या हो रहा है, और जब वो अपने एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं तब वो इन्वायरमेंट के लिए जो है वो रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, जो बाहर के इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उसके लिए वो रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, ठीक है। तो जो स्टिमुलाई जो होंगे, अगर आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ होगा बीच में तो आई एम सॉरी, ओके, लेकिन फिर से आप जान लीजिए कि क्या कहा मैंने, कि सबसे ऑब्वियस और जो एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फीचर सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आता है वो उनका अपने एनवायरनमेंट को जो सेंस करने की एबिलिटी होती है वही होता है। जैसे तुम्हारे आसपास जो है वो कीचड़ है तो तुम कीचड़ में तो छलांग लगाने नहीं जाओगे। अरे बोलोगे नहीं नहीं मैम हमको तो कीचड़ बड़ा पसंद आता है, हम तो छलांग लगाने जाएंगे, लेकिन नहीं जाओगे बेटा तुम, ठीक है। तो ये जो है फिर हम रिस्पॉन्ड, जैसे कीचड़ दिख गया तो हम वहाँ से दूर हो जाएंगे, है ना। तो वो हुआ हमारा एनवायरनमेंट को क्या करना, रिस्पॉन्ड करना। देखिए कोई फिजिकल, अब वो कीचड़ एक फिजिकल था, केमिकल भी हो सकता है। जैसे मैं बहुत गलत एग्जाम्पल दे रही हूँ फिर भी मैं दे रही हूँ, देखिए जैसे वो, अच्छा मैं वो गलत नहीं देती मैं, अच्छा आप दवाई खाते हैं, आप केमिकल खा रहे हैं, ठीक है, दवाई खा रहे हैं तो आपको कुछ होता है ना, रिस्पॉन्ड करती है ना बॉडी, बायोलॉजिकल कोई भी जो है वो स्टिमुलस हो सकता है जिसके लिए हम रिस्पॉन्ड करते हैं, हम कॉन्शियस होते हैं, ओके। वी सेंस आवर एनवायरनमेंट थ्रू द सेंस ऑर्गन्स। हमारी एनवायरनमेंट को सेंस करने के लिए हमारे पास सेंस ऑर्गन्स हैं, जैसे कि सुनना तो हमारे कान हैं, सूंघना तो हमारा नाक है, देखना हमारी आईज हैं, बोलना, टेस्ट करने के लिए हमारी टंग है, और हमारा स्किन भी एक सेंस ऑर्गन है। अब प्लांट्स जो हैं वो किस किस के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं? प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर एंड अदर ऑर्गेनिजम्स, पॉल्यूटेंट्स एटसेट्रा। तो देखिए हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स जो हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे फ्लावर करते हैं, उनको प्रॉपर कोई लाइट का ड्यूरेशन चाहिए होता है, उनको प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए होता है, तो उस टेम्परेचर पे जो है वो फ्लावर करते हैं। तो मतलब प्लांट्स भी लाइट के लिए, वाटर के लिए, अब आप देखेंगे जब सीड बोते हैं, बीज हमने बो दिया तो उसको थोड़ा सा पानी देना पड़ता है ताकि बीज जर्मिनेट हो और उससे पूरा पौधा बन जाए, ठीक है। तो इस तरह से प्लांट वाटर के लिए भी रिस्पॉन्ड करते हैं। दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए, छुई मुई का पेड़ देखा है आपने, जब आप छूते हैं उसको, छुई मुई, टच मी नॉट बोलते हैं उसको, तो वो मुरझा जाता है वो पेड़। इस तरह से प्लांट्स अलग अलग एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। देखिए ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरमेंटल क्यूज, मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर्स।
तो चाहे प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, सबसे पहले इस दुनिया पे किसी को माना जाता है कि इस दुनिया में, इस संसार में कोई चीज़ बनी थी, कुछ बना था लिविंग, तो वो प्रोकैरियोट्स थे। तो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हैं या फिर बहुत ही कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स हैं, सभी अपने एनवायरनमेंट के लिए आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको सेंस कर पाते हैं और उसके लिए रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। ठीक है। फोटो पीरियड, अगर मैं कहूँ कि फोटो पीरियड क्या होता है, तो कब तक जो है वो लाइट रहेगी। जैसे आप सर्दियों के दिनों में देखते हैं तो लाइट जो है वो कम टाइम के लिए रहती है, रात आपको लंबा दिखता है, तो शॉर्ट डेज होते हैं, तो वो कम फोटो पीरियड आया। उसी तरह से जब गर्मियाँ आती हैं तो जो दिन है वो काफ़ी लंबा हो जाता है। ठीक है। तो फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स, both plants and animals. All organisms handle chemical entering their bodies. देखिए कि हमने कहा कि फिजिकल भी चेंज हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है। तो देखिए फोटो पीरियड जो है कि कितनी देर तक जो है, सीजनल ब्रीडर्स जो टर्म आई, सीजनल ब्रीडर्स ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर सीजन के टाइम पे ही रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ऐसे जो एनिमल्स हैं, ऐसे जो प्लांट्स हैं, उनके लिए लाइट का बहुत इम्पोर्टेंस होता है। तो फोटो पीरियड जो है वो सीजनल ब्रीडर्स में रिप्रोडक्शन पे अफेक्ट डाल सकता है। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो उनकी बॉडी में केमिकल्स एंटर हो रहे हैं, जो आप खा रहे हैं ना, कुछ भी हम खाते हैं तो केमिकल तो है ही सब में। ठीक। तो हमारी बॉडी जो है उन सारे केमिकल्स को जो है वो हैंडल करती है। हम जो है क्या खा रहे हैं, अच्छा है बुरा है, टेस्ट का भी हमें सब पता चलता है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अपनी बॉडी में एंटर होने वाले केमिकल्स को हैंडल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक्स जो हैं अगर इकट्ठा हो जाते हैं तो यूरिन की फॉर्म में जो है उन टॉक्सिन्स को बाहर भी निकाला जाता है। ओके। All organisms therefore are aware of their surroundings. तो हम देखिए कह सकते हैं कि जितने भी organisms हैं वो सारे के सारे अपने सराउंडिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा सचेत होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अवेयर होते हैं। ह्यूमन बीइंग, देखिए कॉन्शियसनेस तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में है। Human being is the only organism who is aware of himself, that is has self consciousness. important चीज कि कॉन्शियसनेस जो है अपने आसपास के एनवायरनमेंट का पता होना, ये तो सारे ऑर्गेनिजम्स को होता है, लेकिन सिर्फ हम हैं, सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स हैं जिनमें ये सेल्फ कॉन्शियसनेस वाला फैक्ट पाया जाएगा। व्हाट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस एग्जैक्टली? देखिए आप एक कमरे में रह रहे हैं, आप 4-5 दिन तक उसको गंदा रख सकते हैं, 10 दिन तक गंदा रख सकते हैं, बट किसी ना किसी टाइम तो उसकी सफाई करनी पड़ती है, आपको नहाना पड़ता है। ठीक है। अब डॉगी को आप खुद नहलाते हैं, डॉगी को खुद से नहाने का कुछ नहीं होता है, बाकी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खुद से नहाने का, खुद का ख्याल रखने का ऐसा कुछ नहीं है। ठीक। तो हम अपने बारे में सोचते हैं, बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, अपने लिए बहुत ही ज़्यादा अवेयर रहते हैं। तो जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में पाई जाती है। देयरफॉर कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या आती है? कॉन्शियसनेस। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑप्शन दिए हैं मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन या कॉन्शियसनेस। तो आंसर जाएगा कॉन्शियसनेस। अगर वहाँ ऑप्शन में कॉन्शियसनेस नहीं है तो उसके बाद आपने ऑप्शन देखना है कि क्या ऑप्शन में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, तो आंसर करोगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑप्शन में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है और कॉन्शियसनेस या सेल्फ कॉन्शियसनेस भी नहीं है तो फिर आप आंसर करेंगे मेटाबॉलिज्म। ओके। तो मेटाबॉलिज्म, जैसे मैंने कहा था, हमारी बॉडी में जो है वो रिएक्शंस चलती हैं, लेकिन अगर तुम कोई केमिकल रिएक्शन करके मेरे सामने लाते हो तो वो एक रिएक्शन होगा, ठीक है, लेकिन वो कोई लिविंग चीज़ नहीं होगी। ठीक। चलिए देखिए, व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बीइंग्स it is all the more difficult to define the living state. We observe patients lying in the coma in hospitals
virtually supported by machines which replace heart and lungs. देखिए, जब हम ह्यूमन बींग्स की बात आती है तो लिविंग स्टेट को डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल हो जाता है? कि जब हम किसी पेशेंट को देखते हैं जो कि कोमा में है हॉस्पिटल में, जिसको बहुत सारी मशीन्स जो हैं वो सपोर्ट दे रही हैं, उसको जो है वो वर्चुअल आर्टिफिशियल जो है हार्ट पे उसको सपोर्ट पे रखा गया है, उसको लंग्स के लिए भी, मतलब उसके लंग्स भी काम नहीं कर रहे हैं सही से, हार्ट भी पूरा प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, पूरा उसको मशीन्स की सपोर्ट पे रखा है जो कि हार्ट को और लंग्स को रिप्लेस करती हैं। तो ऐसा पेशेंट जो है, द पेशेंट इज अदरवाइज ब्रेन डेड, द पेशेंट हैज नो सेल्फ कॉन्शियसनेस। देखिए, अगर किसी जो कोमा में है पेशेंट, देखिए अगर मतलब वो ब्रेन डेड नहीं है, इन केस पूरी तरह से उसका दिमाग जो है वो बंद नहीं हुआ है, वो काम कर रहा है, तो उस तरीके से हम कहेंगे कि लिविंग है। पेशेंट जो है वो लिविंग है, कोमा में है, लेकिन उसको पता चल रहा है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है वो पता चल रही है, उसका ब्रेन जो है वो काम कर रहा है। ध्यान दीजिए, कोमा में अगर कोई पर्सन है और उसका ब्रेन काम कर रहा है तो वो कभी भी वापस से जिंदा हो सकता है, वापस से लिविंग हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी पेशेंट का जो ब्रेन है वो ही डेड हो चुका है तो वो उसमें कोई सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है वो नहीं हमको देखने को मिलेगी, और ब्रेन डेड पर्सन जो है वो लिविंग नहीं हो सकता है, दोबारा से वो लिविंग स्टेट में नहीं आ सकता है। अ सच पेशेंट हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ इज लिविंग और नॉन लिविंग। तो एग्जैक्टली वो एक तरह से नॉन लिविंग बन जाता है, क्योंकि वो वापस अपनी लाइफ में जो है वो दोबारा नहीं आ सकता है। लेकिन ऐसा पेशेंट जो कोमा में है लेकिन थोड़ा बहुत उसका ब्रेन जो है वो काम कर रहा है, तो वैसा पेशेंट जो है वो लिविंग होता है। जब तक पेशेंट का दिमाग काम कर रहा है उसको वापस से जिंदा किया जा सकता है, वापस से उसको उसके पैरों पे खड़ा किया जा सकता है, वैसे पेशेंट को लिविंग कहेंगे। अगर ब्रेन डेड है तो लिविंग नहीं हम कहेंगे, ठीक है। देखिए, ये कोमा में कोई पेशेंट है और आप देख सकते हैं कि आसपास जो है कितना मशीन्स का सपोर्ट है, वर्चुअली जो है सारी मशीन्स जो हैं वो सपोर्ट कर रही हैं। देखिए, सेल की बात करते हैं। जब हम एक सेल देखते हैं, ये पूरा सेल को खोल के रखा गया है, ठीक है। सेल देखिए, ठीक, सेल में हमको क्या नजर आता है? सेल के अंदर हम देखते हैं तो ये सारा प्रोटोप्लाज्म है, ये पूरा क्या है? प्रोटोप्लाज्म। एग्जैक्टली बोलूं तो न्यूक्लियस वाला जो हिस्सा है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और जो न्यूक्लियस के बाहर का सारा हिस्सा है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। लेकिन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को मिला के हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो देखिए कितना कुछ है इसमें, माइटोकॉन्ड्रियन है, ठीक है, साइटोसोल मतलब साइटोप्लाज्म की बात की है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडीज हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें राइबोसोम। जब भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं मतलब ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसपे हमको राइबोसोम नजर आते हैं। फिर देखिए वैक्यूल्स हैं, लाइसोसोम हैं, ठीक, वेसिकल्स हैं, तो ये सब हमको सेल के अंदर नजर आता है। ये छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स जो हैं वो एक सेल बनाते हैं। ये सेल जो है मिलके टिश्यू बनाती है, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम एक इंडिविजुअल बनाते हैं। लेकिन जो काम एक सेल कर सकती है या टिश्यू कर सकता है वो काम एक सेल नहीं कर सकती। जो काम ऑर्गन कर सकता है वो काम टिश्यू नहीं कर सकता। जो काम एक ऑर्गन सिस्टम कर सकता है वो काम एक अकेला ऑर्गन नहीं कर सकता। तो हमें प्रॉपरली सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो देखने को मिलता है। देखिए, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन All living phenomena are due to underlying interactions। अगर हम अपना पूरा लाइफ देखते हैं, जितने भी लिविंग फिनोमिनन हैं उनको देखते हैं, तो वो सारे जो नीचे दी गई हैं इंटरेक्शंस उनकी वजह से होते हैं। तो जितने भी लिविंग फिनोमिनन हैं वो नीचे दी गई इंटरेक्शंस की वजह से होते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। देखिए क्या कहा, but arises as a result of interaction among the constituent cells। देखिए, प्रॉपर्टीज जो एक टिश्यू में जो गुण पाए जाएंगे, जो प्रॉपर्टीज पाई जाएंगी वो किसी एक सेल में नहीं पाए होंगी, ठीक है।
एक सेल में जो है, मतलब सपोज करो कि बहुत सारी सेल्स हैं, ये 3 सेल्स हैं, ये 3 सेल मिलके कोई एक टिश्यू फॉर्म कर रही हैं, ये 3 सेल मिलके जो हैं वो एक टिश्यू फॉर्म कर रही हैं, ठीक है। अब एक टिश्यू जो काम कर पाएगा, एक टिश्यू जो काम कर पाता है, क्या वो एक अकेली सेल कर पाएगी? बताइए मुझे, क्या एक अकेली सेल जो है वो इस काम को कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। अब तीनों को बोलो इकट्ठा इंटरेक्ट होके काम करना है, तो हाँ, ये तीनों सेल्स जो हैं इंटरेक्ट होके काम कर लेंगी। तो इसीलिए कहा है कि जो भी प्रॉपर्टीज हैं टिश्यूज की, वो एक सेल में नहीं, बल्कि जो उस टिश्यू में जो सेल्स हैं उनके बीच आपस में इंटरेक्शन होगा, तभी टिश्यू काम कर पाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेलेज आर नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स of the organelle but arises as a result of interaction among the molecule components comprising the organelle। उसी तरह से बात की है जैसे कि ये ऑर्गेनेले है, माइटोकॉन्ड्रियन है, वैक्यूल्स हैं, सेंट्रियोल्स हैं, तो ये जितने भी न्यूक्लियस हैं, जितने भी ऑर्गेनेलेज नज़र आ रहे हैं, ये ऑर्गेनेलेज जो हैं ये बनते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स की वजह से। तो ये ऑर्गेनेले किसी एक मॉलिक्यूल की वजह से काम नहीं करेंगे, बल्कि उन मॉलिक्यूल्स से जो इंटरेक्शंस रहेंगी, उन इंटरेक्शंस के रिजल्ट में जो है माइटोकॉन्ड्रियन या कोई भी ऑर्गेनेले अपना कोई फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेगा। ठीक है, समझ गए ना? मतलब कि जो काम एक टिश्यू करता है वो सेल नहीं कर सकती, जो सेल करती है वो ऑर्गेनेले नहीं कर सकते, जो ऑर्गेनेलेज करते हैं वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल नहीं कर सकता, बल्कि मॉलिक्यूल्स में इंटरेक्शन से होगा, सेल्स में इंटरेक्शन से टिश्यू का कोई काम होगा। समझ गए? एक सेल काम नहीं कर पाएगी। देखिए, ये देखिए, ये एक सेल है, नींव बनने लगी। अब देखिए, ये जो है टिश्यू बना, थोड़ा और बड़ा, टिश्यू ने मिलके ऑर्गन बनाया, ऑर्गन ने मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाया, और फाइनली जो है वो ऑर्गेनिज्म तैयार हो गया। तो घर में जब आप रहेंगे, ठीक, तो क्या सिर्फ इसी एक सेल की वजह से रहेंगे? नहीं ना, ये सारे आपस में इंटरेक्ट करेंगे, तभी जो है वो पूरा काम हो पाएगा। तो पूरा ऑर्गन सिस्टम जो है, और जो जैसे ऑर्गन है, कोई एक ऑर्गन सिस्टम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। एक पूरे ऑर्गेनिजम्स के लिए, पूरे जो हमारे ऑर्गन सिस्टम है, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सब सिस्टम मिलके इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे से, तभी एक ऑर्गेनिज्म के काम को सही से चला पाएंगे। ठीक, these interactions results in the emergent properties at a higher level of organization। ये जितनी भी इंटरेक्शंस हुई ना, छोटी छोटी इंटरेक्शंस हुई, तो इन्होंने हाई से हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो जन्म दिया। जैसे कि कहा ना, मॉलिक्यूल्स में इंटरेक्शंस हुई तो ऑर्गेनेले ने काम किया, ऑर्गेनेलेज ने इंटरेक्शंस हुई तो सेल ने काम किया, सेल्स में इंटरेक्शंस हुई तो टिश्यू काम करेगा, टिश्यूज में इंटरेक्शंस होंगी तो ऑर्गन, और इसी तरह से जो है वो पूरा एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनेगा और एक पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो काम कर पाएगा। ठीक है, दिस फिनोमिनन इज ट्रू इन द हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी एट ऑल लेवल्स। तो ये जो फिनोमिनन है कि एक अकेला काम नहीं कर सकता है, ठीक, जैसे हर लेवल पे, देखिए हर लेवल पे ये इंटरेक्शन वाला फिनोमिनन जो है वो सही है। आप सेल वाले लेवल पे देखिए, सेल का काम जो है वो किसी एक ऑर्गेनेले की वजह से नहीं होगा, सारे ऑर्गेनेलेज की इंटरेक्शन की वजह से होगा। एक टिश्यू का काम भी सारी सेल्स की इंटरेक्शन की वजह से होगा। तो ये जो पूरा हायरार्की हमने देखा, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से एक पूरा इंडिविजुअल बन गया, कॉम्प्लेक्स जो है वो ऑर्गेनिज्म बन गया। तो ये पूरा प्रोसेस जो है क्रमबद्ध तरीके से, सही स्टेप बाय स्टेप, हायरार्की जो बोलते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप, तो ये पूरा फिनोमिनन जो है स्टेप बाय स्टेप जो ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी सब लेवल्स पे देखने को मिली, उसके लिए बिल्कुल सच है कि सब के इंटरेक्शन से ही जो है फाइनली एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनेगा। Therefore, we can say that living organisms are self-replicating
evolving, self-regulating, interactive system capable of responding to external stimuli। तो हम कह सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो खुद की दूसरी कॉपी बना सकते हैं रिप्रोडक्शन के थ्रू। उनका डीएनए भी जो है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो रेप्लिकेट करता है। डीएनए भी हमारा क्या करता है, दूसरी कॉपी बनाता है। क्यों बनाता है? ताकि हमारे शरीर की सेल्स जो हैं वो बनती रहें, ठीक है। हमारी बॉडी में गैमीट्स बनते हैं। गैमीट्स, अगर हमारा डीएनए सिर्फ एक ही होगा, दूसरी कॉपी नहीं बनाएगा, तो क्या हमारे गैमीट्स में डीएनए जाएगा? दूसरा नहीं जाएगा। तो क्या हम अपने जैसी कॉपी बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं कैसे हैं? सेल्फ रेप्लिकेटिंग, अपने जैसी कॉपी बना सकते हैं, इवॉल्व होते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी जो है उनमें आती रहती है अलग अलग इंटरेक्शंस की वजह से। सेल्फ रेगुलेटिंग है मतलब खुद के बारे में जानते हैं, मतलब दूसरे सिस्टम के साथ भी जो है वो इंटरेक्ट करते हैं। एक्सटर्नल स्टिमुलाई, बाहर से जो कोई सिग्नल आ रहा है, स्टिमुलस आ रहा है, उसके लिए रिस्पॉन्ड करते हैं। तो बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। व्हेन वी टॉक अबाउट बायोलॉजी, हम बायोलॉजी टर्म कहते हैं, तो एग्जैक्टली ये बायोलॉजी है क्या? बायोलॉजी इस दुनिया पे जीवन की कहानी है। बायोलॉजी स्टोरी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशन की, कि किस तरह से जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस धरती पे इवॉल्व हुए थे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, present, past and future, are linked to one another by sharing of the common genetic material but to varying degrees। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो हम आज हैं, चाहे हमारे पास में थे या फिर फ्यूचर में होंगे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे उनमें हमको क्या देखने को मिलेगा? उनमें हमको उनके जेनेटिक मटेरियल में, जो कि डीएनए या आरएनए होता है, उसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज जो हैं वो देखने को मिलेगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो है वो वेरिएशन भी रहेगा। बट टू वेरिंग डिग्रीज का मतलब है सिमिलैरिटी होगी लेकिन वेरिएशन भी होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं तो सबसे पहले जो था वो आरएनए बना था, ठीक। आरएनए से ही डीएनए बना है। फिर कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में आज भी आरएनए होता है, लेकिन मोस्टली में हमको डीएनए देखने को मिलता है, ठीक। तो चाहे प्लांट्स हैं चाहे एनिमल हैं, डीएनए जो है वो सब में देखने को मिलता है, ठीक। सबके पास डीएनए है, सब अपना डीएनए जो है, जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास कर रहे हैं। इसीलिए चाहे हम पास की बात करेंगे चाहे हम फ्यूचर की बात करेंगे, हम सब जो लिविंग्स हैं वो कहीं ना कहीं अपना जेनेटिक मटेरियल वो थोड़ा हम में कॉमन है, और लेकिन थोड़ी थोड़ी डिग्री जो है उसका थोड़ा थोड़ा हमको वेरिएशन देखने को मिलता है। बायोलॉजी क्या हुआ? स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। सारे कैरेक्टर्स आपने पढ़े, हम एक बार नेक्स्ट लेक्चर में इन कैरेक्टर्स को सम अप जरूर करेंगे। तो ये है आपके लिए क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन आपको करने हैं। अगर आपको नहीं आएगा तो मुझसे ज़रूर पूछिए, मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। थैंक यू।